हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज आप सभी को पता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग इसको काफी हद तक कवर अप कर चुके हैं, बस कुछ एक दो टॉपिक ही हमारे बचे हैं जिसे हमें कवर अप करना है। चलिए फटाफट से अपना रजिस्टर और पेन लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर जो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन्हें तो आपको जरूर नोट डाउन करना है। तो चलिए फटाफट से अपना रजिस्टर और पेन लेकर आइए और फिर हम करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेशन। अब ये जो वर्ड है डेलीगेशन, ये हमारे लिए कोई नया वर्ड बिल्कुल भी नहीं है। ऑलरेडी हम इससे मुलाकात कर चुके हैं। कब? जब हमने अपनी पहली क्लास करी थी ऑर्गेनाइजिंग की, हमने उसी दिन ही इससे एक मुलाकात करी थी। पता है कहाँ? जब हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, वहीं पर डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग इस तरीके से आपने कुछ वर्ड्स पढ़े थे। तो वहां पर भी मैंने आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि डेलीगेट या डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। बट अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। बच्चे, अगर मैं आपको डेलीगेशन का मतलब समझाऊं तो एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाना चाहूंगी कि सपोज करिए कि आपके पिताजी एक दिन के टूर पर कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब उनकी एक गाड़ी जो घर पे खड़ी हुई है उसकी उन्हें सर्विसिंग करानी है, क्योंकि आते ही उन्हें अपनी कार को लेकर जाना है किसी और ट्रिप पर। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, अपने राजा बेटे को बुलाया और कहा, बेटा जी मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है और मुझे करानी है कार की सर्विसिंग। तो ये लो बेटा, मैं इस गाड़ी की चाबी आज एक दिन के लिए तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं और तुम्हें इस कार की सर्विसिंग कराकर लानी है। तो बस तुमने तो अपने आप को राजा समझ लिया, एक दिन उस कार के मालिक हो गए तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ में उस कार की चाबी सौंप दी गई, तुम्हें ये अथॉरिटी दे दी गई कि आप एक दिन के लिए उस कार को चला सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपके पिताजी ने आपके हाथ में वो कार की चाबी रखी ना, सो दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चलो एक और एग्जांपल से लेते हैं। जब एक नई बहू घर में आती है तो उसकी सासू माँ उसका बहुत प्यार से स्वागत करती है और पता है क्या करती है, उसके बाद वो अपने चाबियों का छल्ला अपने बहू के हाथों में सौंपती है। तो कहीं ना कहीं जब उसने वो चाबियों का छल्ला अपने बहू के हाथों में सौंपा, तो क्या उन्होंने अपनी अथॉरिटी उस बहू के हाथों में नहीं सौंपी? क्योंकि उससे पहले वही वो सारे काम किया करती थी और अब से उनकी बहू उस काम को करने वाली थी। तो मालकिन हो गई ना बहू। तो दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बट बच्चे, आपको पता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जब भी की जाती है ना, तो इसका सिर्फ इतना मतलब नहीं होता कि आपके हाथों में पावर आ रही है। जब भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है तो उसी के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर आपके पिताजी ने आपके हाथ में वो चाबी दी थी ना गाड़ी की, तो साथ में उन्होंने एक आपको जिम्मेदारी भी दी कि बच्चे कार की सर्विसिंग करा के लेकर आनी है। जब उस सासू माँ ने अपनी बहू के हाथ में चाबियों का छल्ला दिया था, तो यहाँ पर भी उन्होंने उस बहू को एक जिम्मेदारी सौंपी कि बहू, अब तक मैंने इस घर को संवार के रखा है, अब से यही जिम्मेदारी तुम्हारी है। और तुम्हें पता है, अथॉरिटी के साथ आई रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आई अकाउंटेबिलिटी। नहीं मतलब पता अकाउंटेबिलिटी का? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बीइंग आंसरेबल फॉर द आउटकम। आप लेकर गए थे सर्विसिंग के लिए पिताजी की गाड़ी, उसको सही सलामत लेकर आना भी आपकी जिम्मेदारी था। सपोज आप रास्ते में उसको लेकर आ रहे थे और उसके ऊपर आप डेंट मारते हुए ले आए, आपने ठोक दी कहीं वो गाड़ी, बस अब जैसे ही पिताजी ने उस गाड़ी को देखा तो अब उन्होंने तुरंत आपको बुलाया, हाँ जी बेटा जी, कल तो ये गाड़ी आपके हाथों में थी, आपके हाथों में थी सारी अथॉरिटी इस गाड़ी को लेकर, कैसे ठुकी? तो इसका जवाब भी तो वो आपसे ही मांगेंगे ना, आपके अपने दूसरे बेटे से नहीं मांगेंगे जिसको उन्होंने चाबी नहीं दी थी। आपके हाथ में चाबी दी थी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो वो आप ही से उस बात का आंसर मांगेंगे कि ये हुआ कैसे। उसी तरीके से जब एक घर में प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, जब उस घर के रख रखाव में भी दिक्कत आनी शुरू होगी, तो वहां पर फिर से सासू माँ अपनी बहू से ही पूछेंगे कि बहू जी, मैंने तो आपको अथॉरिटी भी दी थी, मैंने उसके साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारी भी सौंपी थी, बच्चे क्यों नहीं हुआ ये काम? तो ये बात भी तो एक सासू माँ अपनी बहू से ही पूछेगी। तो मुझे लगता है कि अब काफी हद तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। बच्चे, डेलीगेशन का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन के अंदर सीधा सा हमने ये समझा कि जहां पर
हम अपना कुछ अधिकार, अपनी पावर किसी और को सौंप देते हैं तो बस उसे ही डेलीगेशन कह दिया जाता है। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी इसके अंदर कि हमेशा जो अथॉरिटी का डेलीगेशन होता है वो एक सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ होता है। मतलब कि एक वही पर्सन अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है जो आपसे एक हाईएस्ट अथॉरिटी पर हो। जैसे कि बहू के लिए सासू माँ, बेटे के लिए उसके पिताजी। यहाँ पर दोनों ही हाईएस्ट अथॉरिटी थे जिन्होंने अपने अपने सबऑर्डिनेट को अपना अपना काम सौंपा। ठीक है, सो देखिए बच्चे, delegation refers to downward transfer of authority from a superior to a subordinate। कि delegation का मतलब क्या होता है, जहां पर अथॉरिटी का ट्रांसफर किया जाता है। कैसा ट्रांसफर? डाउनवर्ड ट्रांसफर किया जा रहा है अथॉरिटी का एक सुपीरियर से एक सबऑर्डिनेट की तरफ। आप यहाँ पे मेरी चित्रकारी से देख सकते हो, और मुझे पता है तुम लोग मेरी चित्रकारी के फैन हो चुके होगे क्योंकि मैं इतनी बढ़िया ड्राइंग करती हूँ कि तुम्हें देखते समझ आ जाती होगी कि मैडम क्या दिखाना चाह रही है अपनी चित्रकारी से, है ना। ये एक सुपीरियर है और ये उसका सबऑर्डिनेट। तो जहां पर एक सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को अपनी कुछ जिम्मेदारियां दी, पर जिम्मेदारियों के साथ साथ अथॉरिटी भी दी, तो उसे बोलेंगे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और बच्चे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी हो रही है तो ये पर्सन आपका इमीडिएट सबऑर्डिनेट है, यानी कि जस्ट आपके अंडर जो काम करता है पर्सन, उसी को यहाँ पे जब हम अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो उसे डेलीगेशन कहा जाता है। ठीक है, और जब भी हम अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ दो लोगों का, यानी कि जब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं वी मल्टीप्लाई बाय 2, कि पहले हम एक थे, अब उसी काम को करने के लिए हम कितने लोग हो चुके हैं? हम 2 लोग हो चुके हैं। और जनरली जो डेलीगेशन किया जाता है वो रूटीन वर्क्स का किया जाता है। चलो इसका एक और एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि आपके क्लास में एक टीचर जब क्लास में एक मॉनिटर बनाती है, कई बार हम यूनिफॉर्म मॉनिटर भी बना लेते हैं, हेड बॉय बनाते हैं, हम हेड गर्ल बनाते हैं, तो वहां पर वो टीचर क्या कर रही है कि उसके पास बहुत सारे काम है करने के लिए, तो उसने कुछ कुछ अपनी अथॉरिटी अपने उस मॉनिटर को सौंप दी कि मेरी एब्सेंस में आप क्लास को मेंटेन करोगे, मैनेज करोगे, आप बच्चों की डायरीज को एक बार चेक करोगे कि उन्होंने सही से नोट डाउन किया है सब कुछ या नहीं किया है, आप इनके यूनिफॉर्म्स को चेक करोगे, आप मेरी एब्सेंस में डिसिप्लिन मेंटेन करोगे। तो यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पढ़ाओगे भी आप ही, बच्चों की कॉपी भी आप ही चेक करोगे, आप इनके एग्जाम भी आप ही लोगे। भाई ये एक टीचर का मेन काम है, ये उसके स्ट्रैटेजिक वर्क है। ये नहीं हम सौंप रहे अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को, हम अपने कुछ रूटीन वर्क अपने सबऑर्डिनेट को सौंप रहे हैं ताकि थोड़ा सा हमारा जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाए और हम अपना जो टाइम है, वो जो इंपॉर्टेंट वर्क है, हमारा इंपॉर्टेंट वर्क एरिया है, हम उसमें अपना टाइम जो है वो डिवोट कर सके। ठीक है, सो डेलीगेशन इसीलिए ही किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। प्लस बच्चे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही पर्सन सारे काम कर भी नहीं सकता, तो इस पर्पस के लिए भी डेलीगेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसके कुछ एलिमेंट्स, यानी कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेलीगेशंस। तो अभी अभी जस्ट मैंने जो आपको एग्जांपल दिए, जहां पर पिताजी ने बेटे को गाड़ी की चाबी दी और जहां पर सासू माँ ने बहू को एक चाबियों का छल्ला पकड़ाया, तो इन सभी केसेस में मैंने आपको ये बताया कि एक अथॉरिटी दी जा रही है, उसी अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही हमारी अकाउंटेबिलिटी आती है। तो जरा वन बाय वन इनको और डिटेल में समझते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं अथॉरिटी की, सो अथॉरिटी इज सिंपली द राइट टू कमांड। अथॉरिटी क्या है कि हमारे पास ये राइट है कि हम किसी को कमांड दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बट विद इन आवर लिमिट्स। मतलब जितनी हमारे पास भी अथॉरिटी है ना, हम उसी के अकॉर्डिंग किसी और को कमांड दे सकते हैं। उसके बाद इट अराइजेस फ्रॉम चेन ऑफ कमांड। हमारी याद है स्केलर चेन होती है, और उसी स्केलर चेन से क्या बनता है, हमारा सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनता है। हमने ऑर्गेनाइजिंग में ही पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग इज द बेस फॉर द मैनेजमेंट हायरार्की। ये ऑर्गेनाइजिंग ये है जिसने सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को अराइज किया। तो जहां पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप अराइज होता है वहीं से तो अथॉरिटी निकलती है। भाई जो एक सुपीरियर होगा उसी के पास ज्यादा अथॉरिटी होगी, उसके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय के पास उससे कम अथॉरिटी होगी, दैट मीन्स कि वो उसका सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है, सो इट अराइजेस फ्रॉम द चेन ऑफ कमांड और यू कैन say the formal authority. It always flows downwards. It flows top to the bottom. एक टॉप लेवल के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, फिर मिडिल लेवल के पास होती है, फिर लोअर लेवल के पास होती है, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड फ्लो करती है। उसके बाद इट डिटरमाइंस द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो ये हमारा सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बताता है। एंड इट कैन बी डेलीगेटेड, यानी कि हम अपनी अथॉरिटी को किसी को सौंप सकते हैं।
बट अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर दी ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म द ड्यूटी, कि हमने आपको अथॉरिटी दी है, उस अथॉरिटी के साथ हमने आपको कुछ ऑब्लिगेशंस दिए, आपकी ड्यूटी बनती है कि जो भी वर्क आपको असाइन किया गया है वो वर्क आपको परफॉर्म करना होगा, ठीक है। एंड इट अराइजेस फ्रॉम द डेलीगेटेड अथॉरिटी, भाई जितनी आपको अथॉरिटी दी गई होगी उसी के इक्विवेलेंट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होगी, ठीक है। इट फ्लोज अपवर्ड, obviously it flows upward because a subordinate is held responsible for a superior, क्योंकि एक सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो ऊपर की तरफ बात करता है ना। भाई देखो, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो नीचे की तरफ बात करती है, इसलिए अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है, बट एक जो सबॉर्डिनेट होता है वो ऊपर बात करता है, वो अपने सुपीरियर से बात कर रहा है, तो ये हमेशा कैसे फ्लो करती है, अपवर्ड। हमेशा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए, और ये हमारे फ्योल साहब ने भी हमें समझाया है कि अगर अथॉरिटी ज्यादा दोगे तो मिसयूज हो जाएगा, कम दोगे तो काम पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमेशा ये कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एंड इट कांट बी एंटायरली डेलीगेटेड, आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भाग सकते। आपको हमने अथॉरिटी दी तो हमने साथ में आपको कुछ जिम्मेदारी भी दी है, हाँ उसमें से कुछ जिम्मेदारी आप किसी को सौंप सकते हो, बट पूरी तरीके से नहीं सौंप सकते। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बीइंग आंसरेबल फॉर फाइनल आउटकम, जवाबदेही। भाई आपको हमने अथॉरिटी भी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी, आपको हमने पावर भी दी, और उस पावर के साथ आपके कंधों पे कुछ बोझ भी रखा जिसको आपको पूरा करना था, तो अब क्या हुआ है, क्या उसका रिजल्ट आया है, उसका जवाब आपको देना होगा, ठीक है। एंड इट अराइजेस फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतने के लिए आप अकाउंटेबल हो। भाई जितना आपको जिम्मेदारियां सौंपी गई थी उसी के लिए तो जवाब दोगे ना। जिस चीज की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली, इसका मतलब उसकी अथॉरिटी भी नहीं मिली होगी, तो उसके लिए आपको जवाब नहीं देना है। इट फ्लोज अपवर्ड, फिर से वही वाली बात कि हम किसको जवाब देंगे, अपने सुपीरियर को जवाब देंगे, तो हम कैसे फ्लो करेंगे, यहाँ पे अपवर्ड फ्लो करेंगे। एंड वंस अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सेप्टेड, वन कांट डिनाई द अकाउंटेबिलिटी। एक बार आपको अथॉरिटी सौंप दी गई, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, तो आप अकाउंटेबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते, और आप अकाउंटेबिलिटी किसी भी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते। इट कांट बी डेलीगेटेड एट ऑल। भाई आप ये नहीं कह सकते कि पिताजी गाड़ी ठुक गई, गलती मेरी नहीं है, इससे पूछो। अरे भाई चला तुम रहे थे, तुम्हें दी थी मैंने चाबी, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जवाब तो आप ही दोगे। आप बहू को बोलोगे बहू मैंने तुम्हें दिया था चाबी का चल्ला, तिजोरी में से पैसे गायब हुए, तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ गए क्या नहीं गए, इतना तो ध्यान रखना था तुम्हें। तो आप नहीं कहेंगे कि अपने सुपुत्र से पूछ लीजिए, नहीं, जवाब आपको ही देना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट डेलीगेशन और उसके एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, जहां पर हमने डेलीगेशन के बारे में क्या पढ़ा कि इट इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। मैं कहूंगी ऐसे याद करो, इमीडिएट सबऑर्डिनेट, ठीक है। और व्हेन वी डेलीगेट आवर अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय 2, कि जब भी हम अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं तो हम एक से भले क्या हो जाते हैं, 2, एक से भले 2। उसके बाद इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, जहां पर अथॉरिटी कहती है राइट टू कमांड, जो फ्लो करती है डाउनवर्ड, निकलती है चेन ऑफ कमांड से, और डिटरमाइन करती है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप, जिसे आप डेलीगेट कर सकते हैं। वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी ड्यूटी, कि आपको जो टास्क दिया गया है वो आपको कंप्लीट करना है, जितनी अथॉरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़े हद तक आप इसको डेलीगेट कर सकते हो, और ये फ्लो करती है अपवर्ड। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको अब आंसर देना है अपने फाइनल आउटकम का, रिजल्ट का, इसको आप बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं कर सकते, ये भी अपवर्ड फ्लो करता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसका इंट्रोडक्शन ले लिया, अब जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। सो बच्चों अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। और आपको पता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन को पढ़ने के लिए आपको बहुत ही छोटा सा काम करना है। बस क्या करना है, आपको करना है बेस्ट फ्रेंड को डीएम, कॉल और ईमेल। क्या करना है, बेस्ट फ्रेंड को डीएम, कॉल और ईमेल। मैम अब फिर से इसमें कुछ छुपा है ना? बिल्कुल छुपा है बच्चे। अगर नहीं किया ना बेस्ट फ्रेंड को डीएम, कॉल और ईमेल, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन नहीं आने वाली तुमको। पता है कैसे? चलो देखो। सो बच्चे मैंने यहाँ पर आपको याद करने के लिए बहुत ही प्यारा सा एक सेंटेंस बनाया, बेस्ट फ्रेंड को करो डीएम, कॉल एंड ईमेल। सो यहाँ पर बी है हमारे बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की के लिए, एफ है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, डी है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एम है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सी है बेटर कंट्रोल के लिए, और ईएम है इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। तो बच्चे हमारे पास ये 6 इंपॉर्टेंस है डेलीगेशन की, जिनके बारे में हमें अभी पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ना है।
ज्यादातर इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन का जो क्वेश्चन आता है वो केस स्टडी से रिलेटेड ही आता है। पहले होता था कि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन बतानी है, बट काफी टाइम से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इसका जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी में पूछा जा रहा है। ठीक है, सो हमें हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना होगा। सो बच्चे, पहला पॉइंट है कि डेलीगेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बना के देता है मैनेजमेंट हायरार्की का एक बेस, बिकॉज इट इज अ बेसिस फॉर द मैनेजमेंट हायरार्की। हमारी जो मैनेजमेंट हायरार्की है, जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिश्ता बताती है, वो मैनेजमेंट हायरार्की डेलीगेशन की वजह से ही बनती है। बच्चे अगर देखो, सभी के पास अगर सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी होगी तो कोई किसी का सुपीरियर और कोई किसी का सबऑर्डिनेट ही नहीं होगा। यहां पर अथॉरिटी लेवल्स में डिफरेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल्स में डिफरेंस है, इसी वजह से ही तो ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिश्ता आया है। और सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिश्ता आया का मतलब क्या है कि जहां पर एक पर्सन के पास ज्यादा अथॉरिटी है तो वही तो अपनी अथॉरिटी को किसी और को सौंप सकता है ना। तो मैनेजमेंट हायरार्की का बेस बनता है डेलीगेशन की वजह से, क्योंकि हम ये बेसिक फैक्ट भी जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, उसे कहीं ना कहीं अपनी कुछ जॉब्स अपने सबऑर्डिनेट को असाइन करनी ही होंगी, उसे अपने कुछ जॉब्स को परफॉर्म कराने के लिए अपने अंडर स्टाफ रखना ही होगा। तो इसीलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैनेजमेंट हायरार्की क्रिएट करने में मदद करती है। सो इट एस्टैब्लिशेस द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स एंड इट्स आल्सो स्पेसिफाई द डिग्री ऑफ अथॉरिटी। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बन जाने की वजह से यहां हमें यह पता चलता है कि किसके पास कितना लेवल ऑफ अथॉरिटी है, टू which determines who has to report to whom। और इसी की वजह से तो हमें ये पता चलता है ना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। जिसके पास कम लेवल ऑफ अथॉरिटी होगा, which means कि जो सबऑर्डिनेट होगा वही अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। सेकेंड है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, यानी कि अगर हम कल को अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उसमें हमारी मदद करता है डेलीगेशन का फंक्शन। किस तरीके से? सपोज करिए कि किसी एक बिजनेस को एक फादर चला रहे हैं, ठीक है। अब वो एक दुकान के साथ अपने उस बिजनेस को चलाते हैं। अब वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस थोड़ा और बढ़े, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को अपने साथ बिठाना शुरू किया। वो डेली बिजनेस के अंदर कभी उसे कुछ काम करने को कहते थे तो कभी कुछ काम करने को कहते थे, तो ऐसे कर करके डेली उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम उसको सौंपा, कभी किस चीज की अथॉरिटी दी, कभी किसी और काम की अथॉरिटी दी। ऐसे कर करके उन्होंने अपने बिजनेस से रिलेटेड जितने भी काम थे वो सारे काम उसे समझा दिए, सिखा दिए। कैसे? डेली बेसिस पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करके। अब उन्होंने क्या किया, एक दूसरी जगह पर, एक किसी और लोकेशन पर उन्होंने एक और अपनी शॉप खोली। अब आज उनके लिए उस शॉप को चलाने के लिए ऑलरेडी एक पर्सन रेडी है, यानी कि एक वर्कफोर्स उनके पास रेडी है जो उस नए प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी किया जाता है कि जब हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, हमें अपने ट्रेंड एम्प्लॉयज चाहिए, हमें एक रेडी वर्कफोर्स चाहिए, तो ऐसे में हम अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज को डेली बेसिस पर अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं और उन्हें काम सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि जब हमें कल को अपना बिजनेस बढ़ाना हो तो हमारे पास हमारी पूरी गैंग रेडी है, हम जाएंगे और एक्शन स्टार्ट कर देंगे। सो फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें मिल जाती है रेडी वर्कफोर्स, जो कि ले सकती है द लीडिंग पोजीशंस इन द न्यू प्रोजेक्ट्स। कि हमने मेन पोजीशंस के लिए तो अपने यहां से ही, अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट से ही लोगों को ट्रेन कर लिया है, हम मेन पोजीशंस तो उनको सौंप देंगे और उसके अलावा जो बाकी की पोजीशंस खाली होंगी उसके लिए हम न्यू अपॉइंटमेंट्स कर लेंगे। तो ये बहुत आसान हो जाता है। सो थर्ड पॉइंट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। देखो, हम किसी का डेवलपमेंट तभी कर सकते हैं जब हम किसी को कोई काम सौंपेंगे। अब आप एक खुद बात सोचो कि मुझे स्कूटी चलानी है, ठीक है, मुझे स्कूटी चलाने सीखनी, मुझे नहीं चलानी आती, क्या वो स्कूटी जैसे खड़ी हुई है, मैं उसको खड़ी खड़ी रोज देख रही हूँ, वो मुझे वैसे आ जाएगी? मैंने YouTube पे स्कूटी चलानी भी सीख ली है, स्कूटी चलानी YouTube पे सीख ली है, क्या मैं चला पाऊंगी? मैंने थियोरेटिकली उसके सारी चीजें पढ़ ली हैं कि एक स्कूटी में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, किस चीज का ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान नहीं रखना है, मैंने सब कुछ सीख लिया है। अब मैं स्कूटी चलाना शुरू करी, मैं जैसे ही मैंने चलानी शुरू करी तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली कहानी मैंने कर दी कि मैं खुद तो गिरी, मैंने साथ में 2 को और गिरा दिया। क्यों? क्योंकि भाई आपने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं खुद से उस काम को कर सकूं, आपने मुझे एम्पावर नहीं किया, आपने मुझे अथॉरिटी नहीं दी कि जाओ चलाना सीखो, चलाते चलाते कुछ टाइम बाद गिरोगे, गिरोगे तो संभलोगे और जब संभलोगे तो एक दिन मास्टर हो जाओगे।
आप में से भी जिनके भी फादर बिजनेसमैन होंगे ना, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को अगर उन्हें बिजनेस में लगाना है तो वो डेली बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ सिखाते जरूर होंगे, कभी ना कभी अपने बिजनेस से जुड़ी आपको बातें बताते जरूर होंगे और आपको कुछ जिम्मेदारियां और कुछ अथॉरिटी जरूर देते होंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं बच्चे कि आप एम्पावर हो, आपको ड्यूटीज मिलेंगी, आपको अथॉरिटीज मिलेंगी, तो आप अपने स्किल्स का इस्तेमाल करोगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, और जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे, और कल को जब पिताजी के कंधों का बोझ आपको हल्का करना होगा तो आप उनकी जगह ले पाओगे, यानी कि आप हायर पोजीशंस के लिए रेडी हो जाओगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है कि जब हमें अपने यहाँ पर फ्यूचर मैनेजर्स क्रिएट करने होते हैं, हमें चाहिए कि अब हमें एक मैनेजर की जरूरत है, तो हम उनको डेली बेसिस पर चीजों को सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि वो ट्रेन हो, और ट्रेन हो जाने के बाद जब हमारे यहाँ पर वो जॉब पोजीशन खाली होगी, जब सही समय आएगा तो हम उनको प्रमोट कर देंगे और हायर पोजीशंस उनको सौंप देंगे, जिससे क्या होगा? उनका डेवलपमेंट। नेक्स्ट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखो बच्चों, डेलीगेशन सिर्फ इतना सही नहीं है कि जहां पर हम अपना सिर्फ काम शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, जहां पर हम अपने टास्क को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। डेलीगेशन सिर्फ इतना ही नहीं है। एक क्लास में भी जब एक टीचर किसी को मॉनिटर बनाती है या किसी को अपना एक रजिस्टर सौंपती है ना, तो उस रजिस्टर के साथ उसका एक विश्वास होता है कि मेरा ये जो सबऑर्डिनेट है ये मेरे विश्वास का मान रखेगा, और उस सबऑर्डिनेट की तरफ से वो एक कमिटमेंट होता है कि मैम आपने जो मेरे ऊपर ये विश्वास किया है, मैं इस विश्वास को पूरा करूंगा। तो एक इमोशन भी है, कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि एक इमोशन भी है कि जब एक सबऑर्डिनेट को कोई पावर दी जाती है, भाई जिस दिन आपके पिताजी ने आपको वो चाबी दी थी ना गाड़ी की, तो आपके पिताजी का एक ट्रस्ट था, बेटे उनके दो थे, लेकिन आप ही को क्यों सौंपा? क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आप सही से उस पावर का इस्तेमाल करोगे, तो उनका एक ट्रस्ट है। एट द सेम टाइम जब आपने वो चाबी अपने हाथ में पकड़ी होगी, तो बेटा आपकी तरफ से भी वो एक कमिटमेंट होगा कि पिताजी आपने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं इस विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, मैं अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाऊंगा। सेम वही एग्जाम्पल हमारा सास बहू वाले केस में भी चल सकता है कि इतने सालों से वो सासू माँ उस अपने एक प्यारे से घर को सजा के संवार कर रख रही थी, और आज जब उन्होंने वो चाबी का छल्ला अपनी बहू के हाथों में सौंपा, तो उनका भी ये विश्वास था कि जिस तरीके से उन्होंने इस घर को घर बनाकर रखा है, ऐसे वो बहू भी उस घर को घर ही बनाकर रखे, उसे मकान ना बनाए। तो बच्चे ये एक विश्वास होता है और एक कमिटमेंट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम सौंपता है ना, तो वो भी एक ट्रस्ट के साथ सौंप कि मुझे आप पे विश्वास है कि आप काम सही से करोगे और पूरा करोगे। वहीं पे बच्चे सबऑर्डिनेट भी एक कमिटमेंट दे रहा होता है कि मैं बिल्कुल ये काम करूंगा, तो वो एनकरेज्ड फील करते हैं कि इतने सब में से अगर मुझे चुना गया है तो जरूर मेरे में कोई बात है, तो वो मोटिवेटेड होते हैं। तो ऐसे में आपको डेलीगेशन देता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो डेलीगेशन की हेल्प से हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी कर पाते हैं। उसके बाद आता है बेटर कंट्रोल। अब भाई यहां पर आपने पावर भी दी, आपने या उनको ड्यूटीज भी समझाई, और आपने जवाबदेही भी दी कि भैया आंसरेबिलिटी भी आपकी बनती है। तो ऐसे में ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होती है। हमने आपको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एक साथ दे दी है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, किसी का काम किसी के काम की में टांग नहीं अड़ाएगा, कोई डुप्लीकेशन नहीं है, सबको प्रॉपर अलग अलग चीजों को बांटा गया है, तो जिससे कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा। तो जब ये सारा काम होगा तो ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल मेंटेन रहेगा। उसके बाद बात करते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट की। अब जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि एक टीचर होती है, वो अपने मॉनिटर बनाती है अपने क्लास में, क्योंकि उसको बहुत सारा काम होता है, उसके लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है, उसका मेन काम है बच्चों को पढ़ाना। अब ऐसे में अगर वो बार बार ये करेंगे कि 10 मिनट आकर पहले क्लास में कॉपीज कलेक्ट करेंगी या फिर आके यूनिफॉर्म चेक करेंगी, तो कहीं ना कहीं एक मैं कहूंगी कि वेस्टेज ऑफ टाइम। एक टीचर का मेन काम है बच्चे को पढ़ाना, समझाना, अपनी नॉलेज को उसके साथ शेयर करना। तो हमने अपने ये रूटीन वर्क किसको सौंप दिए? अपने एक इमीडिएट सबऑर्डिनेट को सौंप दिए। तो ऐसे में एक सुपीरियर के पास टाइम बचता है जिसको वो इंपॉर्टेंट मैटर्स पर लगा सकता है, या वो कुछ और नई चीज डेवलप करने के लिए लगा सकता है कि मेरे पास वो जो 10 मिनट मेरे सब काम को करने में जा रहे थे, उन्हीं 10 मिनट का मैंने इस्तेमाल किया और आपके लिए एक नई एक्टिविटी जनरेट करी, जिससे आप चीजों को और अच्छे से समझ सकते हो। तो ये काम मैंने कब किया?
जब मुझे उस काम को करने के लिए समय मिला। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी यही कहा गया कि मैनेजमेंट इफेक्टिव कब होगा, मैनेजमेंट कब टाइम से सारी चीजों को कर पाएगा, जब उसे फ्रीडम मिलेगी अपने रूटीन वर्क से। जब हमारे मैनेजर्स को एक फ्रीडम मिलेगी कि रूटीन वर्क वो अपने सबऑर्डिनेट को सौंप सकते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि वो न्यू एरियाज में एक्सेल कर सकते हैं। न्यू एरियाज मींस कि वो अपनी कंपनी के लिए कुछ और नई चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंस है डेलीगेशन की, जहां पर हमने ये पढ़ा कि ये मैनेजमेंट हायरार्की को क्रिएट करता है, जिससे सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिश्ता बनता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है कि अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो हमारे पास रेडी और ट्रेंड एम्प्लॉयज है जो वहां जाके पोजीशंस ले सकते हैं। हमारे एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम उनको काम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस आ रहा है, तो वो इन फ्यूचर हायर पोजीशंस लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। मोटिवेटेड होते हैं, क्यों? क्योंकि जब काम सौंपा जा रहा है तो एक विश्वास के साथ सौंपा जा रहा है, तो आपको ये फील करना चाहिए कि जब इतने सब लोगों में से आपका सिलेक्शन हुआ उस काम को करने के लिए, दैट मीन्स कि आपके ऊपर आपका सुपीरियर ट्रस्ट करता है। उसके बाद कंट्रोल करना आसान है, क्यों? क्योंकि सारी चीजें वेल डिफाइंड है, पावर, ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी सब कुछ डिफाइन है, तो कोई ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन वगैरह नहीं हो रहा, तो कंट्रोल मेंटेन रहेगा। मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि जब काम बट जाता है सभी के साथ, तो सभी को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है अपने काम को अच्छे तरीके से करने में। ठीक है, सो बच्चों ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी और आप इसको बहुत ध्यान से अब पढ़ेंगे भी। सो बच्चे की पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम करते हैं यही खत्म, क्योंकि डेलीगेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। आप प्रैक्टिस करिएगा इसके केस स्टडीज के क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्लास में हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, विच इज डिसेंट्रलाइजेशन और द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चे लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूंगा, डेलीगेशन जरूर पढ़ के आइएगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में एक रिलेशन है जो हमें जरूर पढ़ना है। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके लास्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर करिए। इंस्टाग्राम पे टैग करो जो भी आपको वीडियो का पार्ट अच्छा लगता है, ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना मत भूलना, या इंस्टाग्राम में मुझे डीएम करके आप बता सकते हैं कि आपको और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है बच्चे, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।